नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जी हां, जीएसटी में हम आज देखने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किन किन सप्लाई ऑफ सर्विस में यह एप्लीकेबल होता है और किन किन सप्लाई ऑफ गुड्स में यह एप्लीकेबल होता है, यह मैकेनिज्म कैसे काम करता है और किस किस को यह एप्लीकेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं एक पीडीएफ ओपन हुआ है ना। इस पीडीएफ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में कुछ थ्योरी पार्ट लिखा गया है। यह जो पीडीएफ है यह ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कितनी कैटेगरी ऑफ गुड्स जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं और कितनी कैटेगरी ऑफ सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आती है। इस वीडियो में हम डिटेल में सर्विस टू सर्विस डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये पहली सर्विसेज जो आपको एजुकेशन पर्पस से भी ये वीडियो काम आने वाला है, या आप बिजनेस पर्सन हैं तो भी आपको यह वीडियो काम आने वाला है, आप कोई प्रोफेशनल्स हैं तो भी आपको वीडियो काम आने वाला है, आप अकाउंटेंट हैं तो भी यह वीडियो आपके काम का है, या आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स में काम करते हैं तो भी यह वीडियो आपको काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत सर्विस रिसिपेंट, मतलब जो सर्विस को रिसीव करता है या रिसिपेंट ऑफ गुड्स जो है वो जीएसटी पे करता है, और जो वो जीएसटी पे करता है उसमें वह किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे नहीं कर सकता। उसे कैश में ही पे करना होता है और कैश में पे करके उसका वह आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है। ये सिंपल है। जैसे ये थ्योरी आप पढ़ लीजिए, एनी अमाउंट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, इन अदर वर्ड रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी का यूज आप नहीं कर पाएंगे। हाउएवर आफ्टर डिस्चार्जिंग रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी क्रेडिट ऑफ द सेम कैन बी टेकन बाय रिसिपेंट, मतलब जिस सर्विस रिसिपेंट ने या गुड्स रिसिपेंट ने आरसीएम में कैश में जीएसटी पे किया है या आरसीएम में पे किया है, करेक्ट, वह उसका आईटीसी उठा सकता है, मतलब आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है। एंड ही इज अदरवाइज एलिजिबल। इनवॉइस लेवल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज रेट वाइज are to be furnished separately in the table number 4B of GSTR1। GSTR1 का टेबल नंबर 4B है, जहाँ पे इनवॉइस टू इनवॉइस डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ती है। वहाँ पे सिर्फ आपको रिवर्स चार्ज में टिक करना होता है GSTR1 में, तो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली आपको फिल करने देगा। रेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, सारी डिटेल आपको वहाँ पे दे सकते हैं। एडवांस पेड फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाई इज ऑल्सो लाइबल टू जीएसटी, मतलब आपने ऐसे पर्सन जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपने सर्विस दी है या सर्विस लेने वाले हैं उनसे, तो आपको क्या है, आपने कोई एडवांस दिया है गुड्स के लिए या सर्विस के लिए जिसमें रिवर्स चार्ज लगने वाला है, तो उस एडवांस में भी आपको एडवांस में आरसीएम में जीएसटी भरना होगा। अब हम, बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम पहले ही इस जो सप्लाई ऑफ सर्विस है उसको डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो की एक सीरीज़ रहेगी जिसमें हम हर दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक पर्टिकुलर चीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ आरसीएम में हम सर्विस वाला पार्ट की बात करें तो टोटल 12 सर्विस नोटिफाइड है, और गुड्स की बात करें तो 8। तो गुड्स में उतना हमारा फोकस नहीं, हम सर्विस के वीडियो की सीरीज हम बनाने वाले हैं। गुड्स में जो इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए एक सिंगल ही वीडियो हम बना लेंगे जिसमें पूरी चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन जो सप्लाई ऑफ सर्विस है इसमें काफ़ी डेप्थ है, इन डेप्थ है, तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है डेप्थ में, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है जो इजीली यहाँ पे समझ पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं पहला हमारा जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस कैटेगरी में। एनी सर्विस सप्लाइड by a person who is located in non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient, ठीक है।
अब क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ सर्विस कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लोकेशन नहीं है, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना ही कोई अपॉइंटेड व्यक्ति है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ इंडिया में बैठा हो कोई व्यक्ति। सर्विस रिसिपेंट कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इन इंडिया और टैक्सेबल टेरिटरी में, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। तो अब समझते कि ऑनलाइन जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कौन है और ये किसकी बात कर रहा है। तो ये जो बात कर रहा है, ये पहली सर्विस ये बात कर रहा है OIDAR, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल, ठीक है। तो इसके समझने के लिए हम ये PDF में चलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा बेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज इन GST। तो इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये PDF है, मैं PDF अभी पूरा नहीं पढ़ रहा, इसका आपको समरी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसकी समरी पहले पढ़ते हैं, बनाते हैं कि हम बात करते हैं, यहाँ पे से चालू करते हैं, OIDAR, ठीक है। OIDAR इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा बेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, मतलब ऐसी सर्विसेज जो ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट के माध्यम से आपके तक पहुंचती है, चाहे वो कोई डेटा हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई ई-बुक हो, या तो कोई डेटा हो सकता है या तो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में वो प्रोडक्ट हो सकता है जो ऑनलाइन आप बाय करते हैं, जैसे ऑनलाइन में आप नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इसकी सर्विसेज आप लेते हैं, या कोई भी प्रकार की ऑनलाइन सर्विसेज जो थ्रू या प्रोडक्ट जो थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या इंटरनेट के माध्यम से आपको मिलता है। तो इस टाइप की सर्विसेज में आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, ही इज लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया, और कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के बाहर ये बंदा है, ठीक है। सर्विस किसे दे रहा है ये बंदा, ये सर्विस रिसिपेंट कौन है, सर्विस रिसिपेंट इज अ पर्सन, ये पहले केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस रिसिपेंट इज अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड रजिस्टर्ड इन GST, मतलब इंडिया का बंदा है, टैक्सेबल टेरिटरी में है और GST में रजिस्टर्ड भी है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। लेट सपोज कोई ई-बुक इसने यहाँ पे इसको भेज दिया, ठीक है, ई-बुक भेज दिया। अब जो सर्विस रिसिपेंट जो इंडिया में है और जो रजिस्टर्ड है, ही इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत GST में IGST ये पे करेगा RCM के अंतर्गत, वो भी कैश में। जब यहाँ कैश में पे कर देगा, ठीक है, कैश में पे कर देगा, और ही इज़ एलिजिबल टू टेक ITC, ये अमाउंट का वो ITC भी ले सकता है। तो ये केस हो गया जब सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और सर्विस रिसिपेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, और ही इज रजिस्टर्ड अंडर GST। अब सेकंड कंडीशन ये आ सकती है सर कि सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया, सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया और ऑल्सो इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इट्स ओके। बट सर्विस रिसिपेंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, एक कंडीशन, बट नॉट रजिस्टर्ड इन GST, मतलब क्या उन हो सकते हैं, इन्हीं की बात कर रहा था वो जो PDF में हम बात कर रहे थे ना, और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट यही है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है कोई, मैं आप जैसे बंदे, जैसे हमने नेटफ्लिक्स की कोई सर्विसेज ली थी, नेटफ्लिक्स तो आउट ऑफ इंडिया का है, या और भी कोई ई-बुक्स हमने USA से कोई बुक परचेज की, तो हम इंडिविजुअल हैं, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, लोकल बॉडीज़ है, या अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन जो भी है, वो सारे आ जाते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो इस कंडीशन में सर कौन टैक्स पे करेगा, हम तो नहीं पे करते टैक्स, ठीक है। इस कंडीशन पे टैक्स कौन पे करेगा, एक तो हम इंडिविजुअल नॉन रजिस्टर्ड है,
हम गवर्नमेंट अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है, बॉडी से या रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इस कंडीशन में रोल आ जाता है सर्विस प्रोवाइडर का। क्या रोल आता है? अब ये 3 कैटेगरी में आपको समझाता हूँ। इसमें 3 चीज़ें आती हैं इनके अंतर्गत, ठीक है। 3 चीज़ें क्या आती है? गवर्नमेंट बोलती है कि भैया टैक्स तो देना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ है। भला ही जो टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांजैक्शन हुआ है, भले ही सर्विस रिसिपेंट जो है वो नॉन रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल है या नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन सर्विस रिसिपेंट है, जिसकी डेफिनेशन में उन्होंने कहा है, तो देना तो पड़ेगा। तो किससे वसूलेंगे हम? सर्विस प्रोवाइडर पर। अब प्रॉब्लम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर तो भैया इंडिया के बाहर बैठा हुआ, तो वो कैसे इंडिया में टैक्स देगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने IGST एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 14 में कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक हमारे पास क्या करिए, आप एक सिंपल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको सिर्फ पेमेंट करना है, रिटर्न नहीं भरना है आपको। आप एक सिंपल रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा लीजिए, जिसकी सीधी सीधी प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हमारा 10 नंबर का, वो फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म सर आप भर दो, हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अब रजिस्ट्रेशन कौन ग्रांट करेगा हमें? रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट करेगा उसका नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स बेंगलुरु वेस्ट। इसको ऑथराइज किया गया है एक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए। कौन? किसको? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स बेंगलुरु वेस्ट। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी है और रजिस्ट्रेशन लेना और सीधे सीधे IGST का पेमेंट कर देना है। दूसरी कंडीशन ये है कि सर आप ये नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो वो रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति है वो डेजिग्नेटेड है फॉर ग्रांटिंग अ रजिस्ट्रेशन और वो पे करेगा। तीसरी कंडीशन ये आ जाती है कि यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपको किसी एक व्यक्ति को इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके बिहाफ में रजिस्ट्रेशन लेके GST का पे करेगा। मतलब 3 कंडीशन, एक तो सिंपल रजिस्ट्रेशन लेके आप पे कर दीजिए, या आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई यहाँ पे है, पर्सन है, तो वो कर देगा, या नहीं है तो किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो टैक्स पे करेगा। तो ये टैक्सेबल टेरिटरी में तीनों होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हो गई, लेकिन जब सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है और सर्विस रिसिपेंट इंडिया में है और इनके बीच में यदि कोई इंटरमीडिएटरी भी हो सकता है, तो क्या होगा सर? इंटरमीडिएटरी यहाँ पे सर यदि होता है तो इंटरमीडिएटरी जो पर्सन है ही इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स। मतलब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को फिर पे नहीं करना पड़ेगा, फिर किसको पे करना पड़ेगा? फिर सर पे करना पड़ेगा अपना इंटरमीडिएटरी को। जो इंटरमीडिएटरी पर्सन होगा ना, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई एक USA में कोई बंदा है, उसकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस मुझे पसंद है, मैंने उससे टाई अप किया, मैं एक बीच में इंटरमीडिएटरी हूँ और इसको मैंने नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन सर्विस रिसिपेंट तक पहुँचा दिया, तो मैं लायबल हूँ RCM में टैक्स पे करने के लिए। हाँ, मैंने कोई चार्जेस इनसे अलग से एडिशनल नहीं लिए होने चाहिए, मैंने कोई पेमेंट डायरेक्ट मैंने इनसे नहीं लिए होना चाहिए। मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन सर्विस का प्लेटफॉर्म या बीच में इंटरमीडिएट सर्विस ओनली दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन में मैं ये लायबल हुआ। तो ये सिंपल RCM का जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा बेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस के लिए अप्लीकेबल होता है। और ये काफ़ी अभी ग्लोबल जब से हुए हैं चीज़ें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका फॉलो, है ना, और इसका कंप्लाइंसेस। तो ये आपके लाइक एग्ज़ाम पर्पज़ से भी जो स्टूडेंट है उनके लिए और जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी ये काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। यदि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वीडियो पसंद आया वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कीप लाइक इंटरेक्टिव एंड अपडेट फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। आगे की सीरीज़ भी आएगी, जो नेक्स्ट सर्विस GT है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा
और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप जो GSTR 1 में कैसे आप RCM को शो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप अपडेट।